हेलो फ्रेंड, इस वीडियो लेक्चर में मैं फिर से आप लोगों के सामने एमसीक्यू लेके आ रहा हूँ इंडियन एविडेंस एक्ट से रिलेटेड। इसकी मैंने कॉन्सेप्चुअल लेक्चर नहीं बनाया है क्योंकि ये इंट्रोडक्शन टू इंडियन एविडेंस के ऊपर एमसीक्यू है और ये एमसीक्यू सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ये किसी प्रोविजन या किसी डायरेक्ट सेक्शंस के बारे में आपके इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में नहीं बता रहे हैं। और ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि विभिन्न तरह के जो कम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस हैं उनमें ये कई बार पूछे जाते हैं। तो मेरा नाम है नीलमणि त्रिपाठी और आई होप कि अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एमसीक्यू ऑन इंट्रोडक्शन टू इंडियन एविडेंस एक्ट। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ गया, द लॉ ऑफ एविडेंस एक्ट कंसिस्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग? ऑर्डिनरी रूल ऑफ रीजनिंग, लीगल रूल्स ऑफ एविडेंस, रूल्स ऑफ लॉजिक या ऑल ऑफ द अबव? तो आप ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग लॉ पढ़ रहे हैं तो लॉजिक और रीजनिंग को हम लोग दूर रखते हैं क्योंकि हम लोग पॉजिटिव लॉ पढ़ते हैं जिसको प्योर थ्योरी ऑफ लॉ भी जिससे प्योर थ्योरी ऑफ लॉ भी निकले कि लॉ को हम लॉ की तरह देखते हैं। तो इसमें केवल लीगल रूल की बात करता है कि एविडेंस से रिलेटेड कौन से लीगल रूल है, ना कि लॉजिक ना कि रीजनिंग के ऊपर। तो आंसर होगा इसका लीगल रूल्स ऑफ एविडेंस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट कंसिस्ट ऑफ 11 चैप्टर 167 सेक्शन, 11 चैप्टर 2 सेक्शंस, 11 चैप्टर 197 सेक्शन एंड 156 चैप्टर और ओनली 3 सेक्शन। तो अगर आप एक लॉजिक लगाएं, हालांकि ये लीगल रूल के बारे में बोलता है, लेकिन इन प्रैक्टिकल लाइफ तो हम लोग लॉजिक भी लगा सकते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए। तो एक बात तो तय है कि 2 सेक्शन और 3 सेक्शन वाले तो क्वेश्चंस, ये ऑप्शन पक्का गलत होंगे। तो सही हो सकते हैं आपकी ये दोनों में भी प्रोबेबिलिटी थोड़ी दोनों की सही होने की ज़्यादा है, लेकिन अगर आप एक बार पढ़ लेंगे इंडियन एविडेंस तो लगभग सबको मालूम हो जाएगा कि इसमें 150 के आसपास सेक्शन है, जो कि तो सही आंसर क्या होगा? 167 सेक्शन। हम लोग आगे फिर बढ़ते हैं। इन विच ईयर इंडियन एविडेंस एक्ट वॉज पास्ड? ये तो उसके टाइटल में ही लिखा रहता है, 1872। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। आंसर इसका यही होगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। द लॉ ऑफ एविडेंस अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 इज सब्सटेंसिव लॉ, प्रोसीजरल लॉ, सब्सटेंसिव एंड प्रोसीजरल लॉ एंड नन ऑफ द अबव। तो अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत भी लॉ के बारे में या लॉ की कैटेगरी के बारे में अभी तक पढ़ा होगा, कुछ सब्जेक्ट्स लॉ के पढ़ चुके होंगे, तो आप लोगों को अच्छे से मालूम होगा कि सब्सटेंसिव लॉ, प्रोसीजरल लॉ क्या होते हैं। अगर मैं बताऊं इसी अभी जल्दी से एक संक्षेप में, तो सब्सटेंसिव लॉ वो होते हैं जो कि आपके राइट को डिफाइन करते हैं। आपके राइट जो कि आपको पीपल के अगेंस्ट मिले हैं, स्टेट के अगेंस्ट मिले हैं, उनके राइट जो आपके अगेंस्ट मिले हैं, स्टेट के राइट जो आपके अगेंस्ट मिले हैं। यानी कि अगर हम ले मैन की लैंग्वेज में करें तो सब्सटेंशियल लॉ ये बताते हैं कि कोई व्यक्ति क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, स्टेट क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। प्रोसीजरल लॉ बिल्कुल डिफरेंट थिंग है। वो ये बताती है कि कोर्ट में क्या मैकेनिज्म अप्लाई होता है इन सब राइट को इन्फोर्स कराने के लिए। मतलब ये कोर्ट के मैकेनिज्म के बारे में बात करता है कि इन सब जो लॉ राइट सब्सटेंशियल लॉ हैं, उनके जो प्रोविजन है, वो जब कोर्ट में आते हैं, उन पे कोई डिस्प्यूट होता है तो क्या मैकेनिज्म लिया जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो एविडेंस कैसे लिया जाए इसकी बात करता है। अगर आप थोड़ा सा भी मेरे पिछले भी आपने वीडियो लेक्चर सुने होंगे तो ये एक सब्सटेंशियल लॉ नहीं है, ये एविडेंस लेने का एक प्रोसीजर है, तो ये एक प्रोसीजरल लॉ होगा। आंसर इसका यही होगा। अब इसका एक्सप्लेनेशन है, लॉ ऑफ एविडेंस इज ए प्रोसीजरल लॉ which provides rule with regard to introduction of evidence to support the case and covers the fundamental principle of the proof of the fact, its type, quality and quantum etc. in a legal proceeding. The law of evidence is said to be the law of the forum or the lex for it.
अब हम इसको बाद में अभी समझेंगे, ये आएगा आगे के क्वेश्चन में कि लॉ ऑफ फोरम और लेक्स फोरी क्या होता है। ये इंटरेस्टिंग है और इसका डिफरेंस होता है लेक्स लोकाई से, उसको भी समझेंगे। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लॉ ऑफ एविडेंस इज सब्सटेंसिव लॉ, एडजेक्टिव लॉ, बोथ ए और बी, नीदर ए नॉर बी। तो यहाँ सब्सटेंसिव तो नहीं है, आप जानते ही हैं, तो बोथ नहीं हो सकता, नीदर नहीं हो सकता, यानी कि सिर्फ एडजेक्टिव लॉ हो सकता है आंसर में। अब एडजेक्टिव का क्या मतलब होता है? देखिए ग्रामेटिकल आप एडजेक्टिव की अगर आप डेफिनेशन जानेंगे कि जो नाउन और प्रोनाउन का स्पेशलिटी बताता है, यानी इसका कोई अपने से कोई एग्जिस्टेंस, आइसोलेशन में इसका एग्जिस्टेंस नहीं होता, ये किसी से रिलेटेड होता है। तो प्रोसीजरल लॉ भी हमेशा किसी सब्सटेंसिव लॉ से रिलेटेड होता है, वो बताता है कि सब्सटेंसिव लॉ को लागू करने का क्या मैकेनिज्म है, इसलिए इसको एडजेक्टिव लॉ भी कहते हैं, प्रोसीजरल लॉ को। और इसीलिए लॉ ऑफ एविडेंस जो कि प्रोसीजरल लॉ होने के नाते वो एडजेक्टिव लॉ भी है। आगे बढ़ते हैं, आंसर है इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेक्स लोसाई। देखिए इसको लोसाई पढ़ते हैं, लोकी नहीं पढ़ते। जो आपके ये थोर के जो फिल्म आती है, जो कॉमिक है, उसका उसका एक भाई है, कैरेक्टर है लोकी, वो नहीं पढ़ते। लोकाई नहीं पढ़ते, इसको पढ़ते हैं लोसाई, लेक्स लोसाई। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेक्स लोसाई? इसी का एक अपोजिट टर्म होता है, या कहें इसी से रिलेटेड टर्म होता है लेक्स फोरी। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेक्स फोरी? इन एक्चुअल में इंडियन एविडेंस जो है वो लेक्स फोरी है, ना कि लेक्स लोसाई। अब इसमें हम दोनों डिफरेंस पढ़ेंगे। पहले तो इसका मतलब देखते हैं। लेक्स लोसाई का मीन्स होता है कि प्लेस, लॉ ऑफ कंट्री या लॉ ऑफ प्लेस वेयर द इवेंट हैपेंड। मतलब जो एक्ट इवेंट हैपनिंग के कारण, किसी प्लेस के इवेंट हैपनिंग के कारण लगने लगता है, उसको हम कहते हैं लेक्स लोसाई। जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, एक एग्जांपल मान के चलते हैं, अभी इसी से हम लोग ब्रॉडर चीज समझेंगे। अभी आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट याद कर लीजिए। अब लेक्स फोरी है। लेक्स फोरी कहते हैं कि लॉ ऑफ कंट्री या लॉ ऑफ प्लेस वेयर अ केस इज इंस्टीट्यूटेड, जहां एक केस किया जाता है वहां का लॉ। जैसे इसमें लिमिटेशन एक्ट आता है, एविडेंस एक्ट आता है। तो अब हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि लेक्स लोसाई और लेक्स फोरी में क्या डिफरेंस होता है। देखिए यहां आपको ये मैप दिख रहा है, ये इंडिया का मैप है और ये चाइना का है, सैटेलाइट इमेज है एक्चुअली। अब मान लीजिए चाइना और इंडिया की दो कंपनीज आपस में एक मसौदा करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं दिल्ली में। अब वो कॉन्ट्रैक्ट करने के जो प्रोविजन रहेंगे, जो मतलब प्रोविजन कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए अप्लाई होते हैं, वो कहाँ का लगेगा? क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट हैपेंड हो रहा है, इसका इवेंट कहाँ हैपन हो रहा है? दिल्ली में, भारत में। तो वहां भारत का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लगेगा, ना कि चाइना का। ठीक, अब कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब मान लीजिए कोई डिस्प्यूट हो गया। अब ये इसने क्या किया, चाइनीज कंपनी ने चाइना के किसी कोर्ट में उस डिस्प्यूट से रिलेटेड केस कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट तो इंडिया में हुआ है, लेकिन केस उसने चाइना में कर दिया। तो अब कहां का लॉ कहां का अप्लाई होगा? मतलब चाइनीज कंपनी ने इंडिया की कंपनी के ऊपर, या इंडिया की कंपनी चाइनीज कंपनी के ऊपर जाके चाइना में ही एक केस कर दी कि भाई इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया है, हमको कंपनसेशन दिलवाइए। अब जो वहां कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होने के सबूत हैं वो लिए जाएंगे। तो वो किसके द्वारा, वो एविडेंस किस एक्ट के अंडर की, मतलब कैसे लिए जाएंगे, किस एक्ट को फॉलो करते हुए? वो जो चाइना का एविडेंस एक्ट होगा वहां के अंडर लिए जाएंगे। क्योंकि ये केस जो हुआ है इंस्टीट्यूटेड, वो चाइना में हुआ है। यानी जब केस इंस्टीट्यूटेड होने पे जो एक्ट एक्टिवेट होते हैं उनको हम कहते हैं लेक्स फोरी, लॉ ऑफ फोरम। और जो आपके कोई इवेंट हैपनिंग के कारण एक्ट एक्टिवेट होते हैं, जो इंडिया में हुआ, उसको हम कहते हैं लेक्स लोसाई। ये होता है सिंपल सा डिफरेंस। अब आप लोग आई होप कि समझ चुके होंगे, तो हम अपने क्वेश्चंस के लिए आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेक्स लोसाई? लॉ ऑफ लैंड, sovereignty is essential for the enacting law,
लॉ ऑफ द लैंड इज सुप्रीम, क्राउन हैज सुप्रीम अथॉरिटी। तो आंसर आपको मालूम ही है, लॉ ऑफ लैंड। अब आगे के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। लॉ ऑफ एविडेंस इज लेक्स टेलिनिस, लेक्स फोरी, लेक्स लोसाई, लेक्स सिटस। तो आप लोगों को अभी मैंने काफी डिटेल में बता दिया, इसका आंसर होगा लेक्स फोरी, लॉ ऑफ फोरम। लॉ ऑफ एविडेंस इज लेक्स फोरी, मतलब लॉ ऑफ प्लेस वेयर द एक्शन इज ब्रॉट। The draft of Indian Evidence Act 1872 was prepared by सर जेम्स फिटजेम्स। इसका फुल फॉर्म होता है, जो एफ लिखा हुआ है इसको कहते हैं फिटजेम्स। इनका पूरा नाम था जेम्स फिटजेम्स स्टीफन। सर हेनरी मेन, लॉर्ड मैकाले हेक्सले। तो इसका आंसर होगा सर जेम्स एफ स्टीफन। सर James Fitzjames Stephen I Baronet was an English lawyer, judge, writer who prepared the draft of Indian Evidence Act 1872। ये जेम्स एफ स्टीफन जो थे वो जॉन लॉक के, आप कह सकते हैं, फॉलोअर थे। ये जॉन लॉक की सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी मानते थे और ये विरोध करते थे जॉन स्टुअर्ट मिल की, जो लिबर्टी पे बात करते थे। वो किसी दूसरे लेक्चर में हम लोग डिटेल से समझेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये थे जेम्स एफ स्टीफन। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। मैनी रूल्स ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस आर कंटेन्ड कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1972, इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1963, बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट 1963, ऑल ऑफ द अबव। तो जो ये एविडेंस एक्ट है, चूंकि ये प्रोसीजरल लॉ है, और ये भी कहीं ना कहीं सब प्रोसीजरल लॉ है, तो इन सारे जो रूल्स हैं लॉ ऑफ एविडेंस के, इसमें भी हैं। तो आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। अंडर द एफोरसेड एक्ट कोड देयर आर मैनी रूल्स ऑफ एविडेंस। तो ये हमारा लेक्चर था। आई होप कि आप लोगों को ये सीरीज अच्छी लग रही होगी एमसीक्यू की। मैं इसकी ब्रॉडर सीरीज, यानी कि सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के जो क्वेश्चंस आपके डिफरेंट काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछे जा चुके हैं, उनको लाने की कोशिश करूंगा, जल्द से जल्द करूंगा। ओके, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।